ओके। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझ लीजिए आप लोग कि ये जो डायग्राम आपको बना के दिखाया हमने, इसमें मैंने आपको रिलेशनशिप दिखा दी है। AVF, AV, कैपिटल और स्मॉल का आप ख्याल रखेंगे। बीटा की वैल्यू यहाँ पे कैसे डिफाइंड है वो देख लीजिए। बीटा वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी के लिए डिफाइंड है। ओरिजिनली इट वाज डिफाइंड एज XF divided by XO. So now it will become VF divided by VO in this whole scenario. तो वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी लगाई। वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी के लिए जो बीटा की वैल्यू है वो फीडबैक जो यहाँ मिलाया, वोल्टेज मिक्स किया, डिवाइडेड बाय VF जो यहाँ से सैंपल किया। आप देख लेंगे कि बीटा की वैल्यू चारों केसेस में अलग अलग तरह की आएगी। जैसे करंट के लिए बीटा की वैल्यू आएगी IF/IL या IO। इसी तरह से ट्रांस कंडक्टेंस गेन के लिए, इसी तरह से ट्रांस रेजिस्टेंस के लिए भी बीटा डिफरेंट आएगा। सो गेट प्रिपेयर्ड, गेट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अब मैं आपको एक अगला डायग्राम दिखाने जा रहा हूं, आप उसको थोड़ा जल्दी से देख लीजिए ताकि हम इसको प्रोसीड करें। चारों को करना है हमें। वोल्टेज सीरीज के लिए भी हमने करा, हमको करंट शंट के लिए करना है, और वोल्टेज शंट के लिए करना है, और करंट सीरीज के लिए करना है। तो ये आप सर्किट देख लीजिए। अब की बार हमने करंट एम्पलीफायर बनाया है, करंट शंट टोपोलॉजी इसमें इनकॉर्पोरेट करी है। यहां पे से करंट को रीड आउट किया है, सैंपल किया, देख लीजिए लूप के थ्रू किया है। यहां से लेने के बाद जो कुछ भी फीडबैक आया, IF की डायरेक्शन देखिए ऊपर से नीचे ली गई है, क्योंकि हमको यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करना था। अगर IF ऊपर की तरफ लेते तो IS प्लस IF मिलकर इधर जाता। इन दैट सिचुएशन दिस वुड हैव बिकम पॉजिटिव फीडबैक, बट वी आर हियर टू लर्न निगेटिव फीडबैक, तो IF हमने नीचे लिया है। हालांकि ये जो सर्किट है ये सिर्फ एक टेंटेटिव डायग्राम है। आगे जब आप एक्चुअल सर्किट देखेंगे तो इस तरह की बनावट आपको कहीं नजर नहीं आएगी, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में जरूर मदद करेगा। इस चीज को आप याद रखिए। आई रिपीट, यहां पर A कैपिटल I का इस्तेमाल किया है। बीटा क्या होना चाहिए? तो बीटा आपकी बार होना चाहिए IF अपॉन I लोड या IO, जो अच्छा लगे। IO मैंने इसको माना है, बाहर जाता हुआ, ये याद रखिएगा। तो लोड करंट जो है वो मेरा IO है। सो IF अपॉन IO। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कारण अगर आप डायरेक्शन में कुछ अंतर कर देंगे, फर्क कर देंगे, देन यू लैंड इनटू डिजास्टर। आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो मैंने वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए बना दिया, करंट एम्पलीफायर के लिए बना दिया। आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ पर आपको कहीं भी RS नजर नहीं आ रहा है। डोंट गेट मिसलीडेड। RS यहाँ से गया नहीं है। RS हैज बीन इंटीग्रेटेड विथ अवर बेसिक एम्पलीफायर सर्किट। हमने RS को इसका हिस्सा मान लिया है। यानी अब हम जब RI निकालेंगे इस तरफ से जब भी किसी टाइम पे, तो RI में RS उधर चिपक कर आएगा। पुराने सर्किट्स में या पुराने प्रॉब्लम्स में RS को हम अलग मानते थे और RI को उसके बाद जाकर निकाला करते थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा टेम्परामेंट बदल गया है, और नए टेम्परामेंट के हिसाब से हमने इस चीज को हल किया है। अब मैं आपको फटाफट बाकी के दो भी डायग्राम्स दिखा देता हूं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये सर्किट देख लीजिए। इस सर्किट में आपको ट्रांस कंडक्टेंस गेन या ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर को दिया गया है, और जो टोपोलॉजी है वो करंट सीरीज, यानी इसके लिए जो सूटेबल टोपोलॉजी है वो करंट सीरीज है। यहां से करंट की सैंपलिंग करी और वोल्टेज में कन्वर्ट करके वोल्टेज के रूप में इसकी मिक्सिंग करा दी। यहाँ पे प्लस माइनस का आप देखिए खास ख्याल रखा गया है। नीडलेस टू से यहां पर बीटा की वैल्यू हो जाएगी VF अपॉन IO। सॉरी, हाँ सही है, VF अपॉन IO। तो फीडबैक में वोल्टेज मिलाया और उधर से करंट लिया। सो आउटपुट एक करंट को इंपॉर्टेंस दिया है इस सर्किट में, और इनपुट पर वोल्टेज को प्रोमिनेंस दिया है इस सर्किट में। सो कीप इन माइंड गाइस, ये सब चीजें आपके आगे काम आने वाली है जब हम इसमें सीरियसली प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब हम इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। आखिरी बचा है ट्रांस रेजिस्टेंस वाला, वो भी हम बना देते हैं आपको। सो दिस इज द लास्ट
ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर वोल्टेज शंट टोपोलॉजी। वोल्टेज को रीड आउट किया, सैंपल किया, यहां लाकर करंट के रूप में उसको मिला दिया शंट के रूप में। दिस इज IF। RM का यूटिलाइजेशन करेंगे, R कैपिटल M का। बीटा क्या बनेगा? हाँ, फीडबैक अपॉन आउटपुट। सो you'll have IF अपॉन VO। अब ये सब बातें आपको याद करनी है, याद कर लेनी है। वजह यह है कि अब जब आगे के डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स में आप जब जाएंगे तो आपको ये सब बहुत साथ देने वाला है। ऑफ कोर्स यहाँ पर करंट गेन है, सॉरी करंट सोर्स है IS। सो जितनी जल्दी आप इससे एक्वेंट हो जाएं, वोल्टेज सोर्स से, करंट सोर्स से, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, सीरीज और पैरेलल से, थेवेनिन से, नॉर्टन से, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो ये मैंने आपको चारों तरह की टोपोलॉजीज एक स्कीमेटिक डायग्राम में एक बार और दिखा दी है। और अब मैं आपको से जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो और भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन कर रहा हूं आपके सामने। कुछ टर्मिनोलॉजीज, जो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है फीडबैक के बाद गेन का, वो है AF इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस A बीटा। अब यहां पर हमने कुछ चीजें डिफाइन करी है। जैसे भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो माइनस A बीटा है उसको लूप गेन माना गया है। जस्ट फॉर योर रिमाइंडर, जो 1 प्लस A बीटा है उसको रिटर्न रेशो माना गया है। अब देख लीजिए, एक और चीज हम डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं n। 20 log to the base 10 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ AF अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A दिया जाए। जो हमारा फीडबैक के बाद गेन है उसको डिवाइड कराया फीडबैक के बिना वाला गेन, क्लोज लूप डिवाइडेड बाय ओपन लूप, और इसको डेसिबल में कन्वर्ट किया जाए तो ये कहलाता है परसेंटेज या अमाउंट ऑफ फीडबैक। दिस इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ फीडबैक इन अ सर्किट। किसी सर्किट में जो अमाउंट ऑफ फीडबैक है वो इस प्रकार आपके सामने कभी कभी रिप्रेजेंट किया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कहा कि भाई हमने 40 डेसिबल का फीडबैक दिया है। इसका क्या मतलब होगा? अगर आपने 40 डेसिबल का फीडबैक दिया है तो हैव 40 हियर, 20 से ये कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। 2 इक्वल टू आ जाएगा log टू द बेस 10, राइट, AF अपॉन A। तो ये कब पॉसिबल है? जब AF और A का रेशो कितना हो, बताइए? 100:1 का। ऑफ कोर्स माइनस होना चाहिए। ये माइनस इसलिए कारण A जो होगा वो बड़ा होगा और AF छोटा होगा, तो मुझे यहाँ -40 डेसिबल लिखना चाहिए था। सो -40 डेसिबल, सो -2 के कारण इसकी जो वैल्यू आएगी वो AF का रेशो A के रिस्पेक्ट में 1/100 आएगा। इफ यू कैन सी, अगर आप देखना चाहें तो ये इनका आपस में संबंध होता है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कराया जाता है। नाउ वी हैव मेड सर्टेन फंडामेंटल assumptions while solving the problems related with negative feedback। नेगेटिव फीडबैक से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कुछ फंडामेंटल assumptions किए जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं तो हमेशा बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions होते हैं।
कुछ कंडीशंस हम एज्यूम करते हैं। यहां पर क्या कंडीशंस एज्यूम करिए, मैं फिर से एक डायग्राम बनाऊं आपके लिए। ये ए था हमारा, आउटपुट गया, सैंपल गया, बीटा नेटवर्क को दिया। आप बहुत जल्दी इस बीटा नेटवर्क से मुलाकात करने वाले हैं। यहां दिया, ये मिक्सर है +2 माइनस, ये यहां गया XF के रूप में, ये XO, ये XD, ये ओरिजिनल सिग्नल XS। अब एजम्पशंस क्या किए हैं, आगे जाके देखेंगे ये एजम्पशंस कितने वैलिड हैं या किस हद तक ये हमें गलत साबित करते हैं। सबसे पहली चीज, ए की जो विशेषता है वो ये होना चाहिए कि ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए, यानी सिग्नल इज ओनली अलाउड टू फ्लो फ्रॉम दिस वे, इस तरफ जाने की इसको इजाजत है, यूनिलैटरल होना चाहिए। और इसी प्रकार बीटा में ये विशेषता होना चाहिए कि वो सिग्नल हमेशा इधर से इधर जाने दे, इधर नहीं जाने दे, दिस इज नॉट अलाउड। सिमिलरली ए के लिए अलाउड नहीं कि सिग्नल को पीछे जाने दे, यानी आउटपुट का इफेक्ट ए के थ्रू बैक साइड पे नहीं आना चाहिए, यानी इंटरनल फीडबैक उसमें नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने एजम्पशन किया है। कितना होता है कितना नहीं होता वो आपको भी पता है। फिर बीटा बायलेटरल नेटवर्क नहीं होना चाहिए, सिर्फ यूनिलेटरल होना चाहिए, इधर से आए और इधर चला जाए। इसमें भी क्या दिक्कतें आएगी वो आप बहुत अच्छे से देख लेंगे अभी आगे जाके, क्योंकि ये पैसिव नेटवर्क होगा, रेजिस्टिव नेटवर्क होगा आमतौर पे आप लोगों के लिए, तो वो तो दोनों तरफ काम करेगा, इधर का इफेक्ट उधर भी जाएगा, उधर का इफेक्ट इधर भी आएगा। लेकिन आइडियली स्पीकिंग ये इस डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए और इसको बैक साइड में वर्क करना चाहिए। तीसरा जो सबसे प्रोफाउंड एजम्पशन है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बीटा मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ RL एंड RS। बीटा का जो मान है, जो उसकी वैल्यू है, वह RL जो यहां लगेगा और RS जो यहां लगेगा उससे स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी जब बीटा का फैक्टर हम डिराइव करेंगे उसमें RL और RS की टर्म नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अगर आपने सही कैलकुलेशन किया है, सही डायग्नोसिस किया है, टोपोलॉजी सही पता लगाई है, तो बीटा की वैल्यू में कभी भी RL और RS नहीं आएगा। अगर RL और RS आ रहा है तो ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि आपने बेसिकली कहीं ना कहीं कोई गलती करी है, या तो स्टार्टिंग में ही गलती करी है या आपने आइडेंटिफिकेशन गलत किया है, तभी आपका बीटा गलत आ रहा है। यू मे बी मैथमेटिकली करेक्ट बट कॉन्सेप्चुअली यू कैन बी रॉन्ग। तो 3 एजम्पशंस बताए, ए सिर्फ इधर फ्लो करेगा सिग्नल को, बीटा सिर्फ इधर फ्लो करेगा सिग्नल को, और बीटा की वैल्यू RL और RS से स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर निर्भर नहीं करना चाहिए। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ऑफ एन एम्पलीफायर आफ्टर फीडबैक। फीडबैक के पश्चात सेंसिटिविटी किस तरह से अफेक्ट होती है। सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता, फीडबैक किस तरह से संवेदनशीलता को अफेक्ट करता है और इसका क्या रिलेशन है स्टेबिलिटी के साथ। याद रखिए, स्टेबिलिटी सेंसिटिविटी के ठीक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेंसिटिविटी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। बट बिफोर आई प्रोसीड इनटू मच मैथमेटिकल डिटेल्स, एक छोटी सी आपको मैथ्स दिखाते हैं। हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था F इक्वल टू A/1 प्लस A बीटा। दोस्तों, अगर हम ये कहें दैट समहाउ जो हमारा लूप गेन है A बीटा, इट इज मच मच ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू 1 से बहुत बड़ी आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 से बहुत बड़ी आ जाएगी तो A बीटा के कंपैरिजन में 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो आपको यहां मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली A/A बीटा।
ए से ए को कैंसलिंग इफेक्ट आएगा और एफ की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, रफ वैल्यू है, वो 1/बीटा आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या हमने तीर मार दिया, कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी। बहुत बड़ी बात हो गई है, कारण बीटा बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नेटवर्क होता है। बीटा की विशेषता यह है कि वो प्योरली रेजिस्टिव या पैसिव एलिमेंट से बना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती टेम्परेचर के साथ या एज फैक्टर के कारण या किसी और कारण। तो ए एक्टिव एलिमेंट्स के कारण होता है, बीटा पैसिव एलिमेंट्स के कारण होता है। एक छोटी सी मैथमेटिक्स के कारण, छोटी सी सावधानी के कारण ए बीटा को मैंने बहुत बड़ा लिया, तो मैंने देखा इफेक्टिवली मेरा फीडबैक आफ्टर गेन आफ्टर फीडबैक बीटा पर संपूर्ण रूप से निर्भर करने लगा। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी सफलता है। अगर आप इसको एडमायर करें देन दिस इज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट। ये तो एक बात हुई स्टेबिलिटी के सेंस में। अब हम ऑफिशियली सेंसिटिविटी को डिफाइन करने जा रहे हैं। सेंसिटिविटी को डिफाइन ऐसे किया है, पहले मैं मैथमेटिकली लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। इट इज डिफाइंड एज डेल्टा एफ पर यूनिट एफ अपॉन डेल्टा ए पर यूनिट ए। ये सेंसिटिविटी की डेफिनेशन है। या इसको अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस में लिखना चाहें तो डी एफ अपॉन ए एफ डी ए अपॉन ए, डी ए अपॉन ए। अगर आपको डेल्टा से एलर्जी है, आप डी में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको रीड आउट कैसे करेंगे? हाउ डू यू रीड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट? सो सेंसिटिविटी is the ratio of DAF upon AF. So this is the fractional change in the gain after feedback with respect to fractional change in the gain without feedback. फीडबैक लगा देने के बाद AF में अगर कुछ परिवर्तन होता है with respect to स्टार्टिंग वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, और इसी तरह से चेंज इन ए पर यूनिट ए। मैं इसको ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए इसकी बात करें, आपके गेन में मान लीजिए इसकी वैल्यू सपोज करिए डी ए या डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू मान लीजिए 0.1 है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर ए की ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, ए की ओरिजिनल वैल्यू 100 थी और उसमें जो परिवर्तन आया मान लो 10 का आया, अपन एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, सपोज वी आर टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू हियर, प्लस माइनस में हम इंटरेस्टेड नहीं है। यानी हमारा गेन 100 से बदलकर मान लो 90 हो गया या 110 हो गया। इन दोनों परिस्थितियों में जो चेंज ऑफ ए होगा वो 10 होगा। तो किसी कारण, टेम्परेचर के कारण या एज फैक्टर के कारण या कोई और रीजन के कारण, आपने कोई एक डिवाइस रिप्लेस किया था उसके कारण ओरिजिनल गेन में 10 का परिवर्तन आया। ओरिजिनल वैल्यू 100 थी, तो आपकी इसकी जो फ्रैक्शनल चेंज की वैल्यू हो जाएगी 0.1। इसी तरह से हम डी एफ बाई ए एफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इन दोनों का रेशो भी निकाल सकते हैं। नाउ गेट सेट। आगे की बात ध्यान से आप सुन लीजिए, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। हैविंग लर्न दैट, हम क्या इसकी वैल्यू को मैथमेटिकली निकाल सकते हैं? व्हाई नॉट? एफ की वैल्यू जो ओरिजिनली है हमारे पास, एफ की वैल्यू तो एफ की जो वैल्यू है वो ओरिजिनली होती है ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा? चलिए निकालिए। डिवाइडिंग या डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू ए सपोज, तो आ जाएगा डी ए एफ विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, बताइए, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए बीटा का स्क्वायर, फिर
1 प्लस ए बीटा को छोड़ा, यहां आ जाएगा डी ए का ए के रिस्पेक्ट में 1 माइनस ए को छोड़ देंगे 1 प्लस ए बीटा का आ जाएगा 0 प्लस बीटा, यानी ये हो जाएगा ए बीटा माइनस 1 प्लस ए बीटा माइनस ए बीटा अपॉन 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर. सो दिस गोज अवे, यू गेट 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा का स्क्वायर. अब आप एक काम कर दीजिए, एडजस्टमेंट कर लीजिए. इसको ध्यान से देखिए. एडजस्टमेंट मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने डी ए को उधर भेज दिया, डी एफ को उधर रहने दिया. तो डी मार्कर नहीं चल रहा है, डी ए एफ इक्वल टू डी ए उधर भेज दिया यहां से, और अपॉन में ऑलरेडी है 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर. ए एफ की वैल्यू याद करिए, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा होती है. इसको अपनी तरफ से डिवाइड कराया ए एफ से. अगर इसको ए एफ से डिवाइड कराया इस तरफ, तो उस तरफ भी करना पड़ेगा 1 अपॉन ए एफ. और ए एफ की वैल्यू यहां से उठाकर यहां रख दी, तो आपको यहां मिल जाएगा ए, और ऊपर चला जाएगा 1 प्लस ए बीटा. 1 प्लस ए बीटा की एक वैल्यू एक से कट जाएगी. लास्ट में आपको बड़ा सिंपल टर्म मिल जाएगी, डी ए एफ अपॉन ए एफ इक्वल टू डी ए अपॉन ए, ये वाला, और 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा. सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लगाएं, यानी इस पूरी टर्म को इसके नीचे ले आए, इस वाली टर्म के. तो एस की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा. So sensitivity of an amplifier after applying the feedback becomes 1 upon 1 plus A beta. A is the open loop gain, beta is the feedback factor, and rest you know. एक चीज और कहते हैं कि जो इसका रेसिप्रोकल होता है 1 by S, it is called desensitivity. So desensitivity becomes 1 plus A beta. Desensitivity 1 प्लस ए बीटा कहलाती है. अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. सपोज करो किसी एग्जाम में आपको ऐसा सवाल पूछा, सवाल ये पूछा, आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जा रहे हैं. मान लीजिए एस की वैल्यू 0.1 है किसी सिचुएशन, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ अ गिवन एम्पलीफायर इज 0.1. तो एस की वैल्यू 0.1 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है change of AF with respect to AF fractional change upon change of A fractionally with A is 0.1. इसका मतलब ये हुआ कि ओपन लूप सिचुएशन में अगर चेंज आता था मान लीजिए 10 टाइम्स, तो फीडबैक के बाद डेल्टा एफ विथ रिस्पेक्ट टू एफ अब चेंज जो आएगा वो 1 टाइम्स आएगा. यानी आपकी जो सेंसिटिविटी है वो 1 अपॉन 10 हो गई. तो फीडबैक के बिना उसमें जो उथल पुथल थी वो अगर 10 थी, तो फीडबैक लगाने के बाद वो उथल पुथल सीधे 10 से रिड्यूस होके 1 हो जाएगी. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग निगेटिव फीडबैक. निगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो अनवांटेड फैक्टर्स है उनको कंट्रोल करता है. तो मैं अब अपने लेक्चर में आपको कुछ और बातें करूंगा कि निगेटिव फीडबैक से नॉइस पे क्या फ़र्क पड़ता है, डिस्टॉर्शंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, एंड एट व्हाट कॉस्ट. सो थैंक यू वेरी मच टिल नाउ. अब इसके लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप इसको तैयार कर लीजिए.